नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि हम लोग लगातार कर ही रहे हैं व्याख्याता हिंदी से संबंधित, और अब कुछ दिन जो है वरिष्ठ अध्यापक से भी कोशिश करेंगे बीच में, लेकिन पहले व्याख्याता का जो है कोर्स पहले पूरा करना ज़रूरी है और उस हिसाब से व्याख्याता का ही लगे हुए हैं। तो कहानियाँ जो है आज हमारी तीनों हो जाएंगी। व्याख्याता में जो 3 कहानियाँ लगी हुई है तीनों हो जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने यही सच्चाई को पूरा पढ़ा था और उसके बाद उसका सारांश करवाया गया, उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर करवाए गए, उसके बाद पुरस्कार कहानी का जो प्रश्नोत्तर है उसका सारांश है। ये सारी चीज़ें 3-3 या 4-4 वीडियो प्रत्येक कहानी पर बनी है। और कफन कहानी है, कफन कहानी पर 2 ही वीडियो बनेगी, एक तो उसकी पूरी व्याख्या है और सारांश है, और दूसरी ये फिर सारांश और उसके बाद ये प्रश्नोत्तर है। तो आज हम जो है कफन कहानी के प्रश्नोत्तर पढ़ने वाले हैं। और ये जो सभी प्रश्न हैं, ये जो महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न जो है हमारी पुस्तक में से लिए गए हैं 7200 हिंदी व्याख्याता के लिए लगी गई है। ये पुस्तक हिंदी व्याख्याता के लिए ये पुस्तक है, RBD से प्रकाशित है, संकुल मार्गदर्शन के नाम से है। 7200 इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है ना। और उसी में से मैं लगभग ये प्रश्न करवा रहा हूँ। सारांश जो करवाया जा रहा है इसमें प्रत्येक बिंदु का पहले सारांश दिया गया है और उसके बाद प्रश्न और उनकी व्याख्या की गई है। ये सब कुछ है। प्रारंभ में पिछले सालों के प्रश्नोत्तर भी इसमें दिए गए हैं, पेपर भी इसमें दिए गए हैं। तो आप एक बार अगर जाएं बाजार में तो इसको देख सकते हैं। पात्र परिचय की बात करें तो एक्चुअल में क्या है कि मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ और उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर पसंद आए तो। और कोई पुस्तक नहीं खरीदी है ऑब्जेक्टिव, आपने तो खरीदी है तो कोई बात नहीं। पात्र परिचय। घिसू 1 नंबर पर घिसू है, माधव का पिता है। कौन है घिसू? माधव का पिता है। कौन है घिसू? माधव का पिता है। जाति से क्या है? चमार है। उम्र क्या है? 60 वर्ष है। घिसू की पत्नी का देहांत हुए बहुत साल हो गए थे। और ये जो घिसू है इसकी पत्नी का देहांत हुए बहुत साल हो गए थे। बहुत अधिक कंजूस बताया गया है और ऐसा कहा गया है कि वह 1 दिन काम पर जाता था तो 3 दिन बैठकर खाता था। और माधव के बारे में ऐसा कहा गया था कि वह अगर आधा घंटा काम करता था तो 1 घंटा चिलम पीता था। इनको कोई भी साथ लेकर नहीं जाता था। और घिसू के बारे में ऐसा, घिसू ने जो है इस कहानी के अंदर अपनी एक कहानी सुनाई है कि किस तरह वो ठाकुर साहब की बारात में गया था और वहाँ उसको क्या क्या खाने को मिला था। ये सारी कहानियाँ मैं आपको बता चुका हूँ। 2 नंबर पर माधव है। ये घिसू का बेटा है, घिसू का पुत्र है, बुधिया का पति है। माधव की पत्नी है जिसका नाम बुधिया है और ये पूरी तरह से कामचोर है। आधे घंटे काम करेगा तो 1 घंटा चिलम पिएगा। और गांव में काम की कमी नहीं थी लेकिन इनको कोई काम पर लेकर नहीं जाता था। दोनों इतने आलसी थे कि 2 आदमियों का काम अगर कोई 1 आदमी से करवाना चाहता है तो इनको लेकर जाता था, नहीं तो कोई इनको लेकर काम पर लेकर नहीं जाता था। और दोनों क्या है कि किसी के खेत से जैसे आलू ले आए, किसी के खेत से मटर तोड़ लाए, किसी के खेत से ईख चुरा लाए, इस तरह से उससे ही खा पी कर ये किसी तरह से अपने गुजारा कर रहे थे। और जब से बुधिया आई थी, माधव के विवाह को 1 वर्ष हो गया था, और जब से बुधिया आई थी तो वही इनका पेट भर रही थी। वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत काम करके कुछ अनाज ले आती और इनको बनाकर खिला देती थी। तब से ये और अधिक जो है आलसी हो गए थे दोनों बाप बेटे। और ये कहानी है, कहानी का प्रारंभ वहाँ से होता है जहाँ बुधिया जो है वो प्रसव काल के दौरान जो है मतलब प्रसव काल के दौरान है और वो बहुत अधिक पीड़ा सहन कर रही है, तड़फ रही है अंदर। और ये दोनों बाहर बैठे अलाव पर आलू छिल कर खा रहे हैं। इस तरह से ये कहानी शुरू होती है। ये वास्तव में क्या है कि कहानी घिसू और माधव या कामचोर पर कहानी नहीं है। ये कहानी तो कुछ और चलती है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो किसको और इंगित करती हैं, जो इस और इंगित करती हैं। क्योंकि घिसू इसमें कहता है, या घिसू के बारे में बताया गया है कि घिसू और माधव दोनों मेहनत नहीं करते हैं इसलिए उनकी खस्ता हालत है, वो बहुत अधिक गरीब है। लेकिन कुछ लोग जो किसान हैं वो बहुत अधिक मेहनत करके भी उनकी हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। जो जमींदार वर्ग है वो उनको लूट कर खा रहा है। उस स्थिति का इस कहानी में चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से इस देश में मजदूरों का, गरीबों का और किसानों का शोषण हो रहा है। जो मजदूरी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसे एक वक्त का
जो भोजन है वो भी नसीब नहीं हो रहा है, और जो जमींदार वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, वो क्या है, खाली बैठे ही मौज उड़ा रहा है। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से बाहरी दिखावे को लेकर पाखंडों का विरोध किया गया है। जब आखिर में इस कहानी के अंत में माधव कहता है कि बुधिया का देहांत हो जाता है, बुधिया मर जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान, तब माधव कहता है कि मतलब स्वर्गलोक में चली तो जाएगी क्या, उसे स्वर्ग तो मिलेगा ना। तब घिसु कहता है कि अगर उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा, उसने कभी जीवन में किसी को सताया नहीं, किसी को रुलाया नहीं, किसी का बुरा नहीं किया, तो उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा तो क्या उनको मिलेगा, उन मोटे मोटे पेट वालों का मिलेगा जो लोगों का खा खा कर उन्होंने इतना मोटा पेट कर रखा है इस तरह से। तो जो, और फिर वो कहते हैं कि या उन लोगों को जो लगातार सारी उम्र लोगों पर अत्याचार करते हैं, लोगों का खाते हैं, और अंत में गंगा नहाकर अपने आप को सोचते हैं कि वो सब जो जितने भी उन्होंने पाप किए हैं सब पापों से उनको मुक्ति मिल गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो पखंड है, रूढ़ी है, और जो इस देश की वास्तविक स्थिति है उस पर इन्होंने चित्रण किया है, उस समय की तत्कालीन व्यवस्था पर। जमींदार, गांव का जमींदार है, माधव घिसु से नफरत करता था, दयालु स्वभाव का भी था, बुधिया के क्रियाक्रम के लिए 2 रुपये देने वाला, इसने 2 रुपये दिए थे, कुल उनके पास 5 रुपये जमा हो गए थे। कफन कहानी, प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। कफन कहानी के रचयिता कौन है? तो कफन कहानी के रचयिता कौन है? कफन कहानी के रचयिता प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियाँ लिखी थी लगभग, जो अनेक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। प्रेमचंद जो है प्रारंभ में नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन इनका जो प्रथम कहानी संग्रह है जिसका नाम है, हिंदी में उसका संसार का अनमोल रत्न नाम से, ठीक है ना, उनकी पहली कहानी जो है संसार का अनमोल रत्न है, और कहानी संग्रह का नाम है सोजे वतन। क्या नाम था? कहानी संग्रह का नाम है सोजे वतन, और पहले ये नवाब राय नाम से लिखते थे, लेकिन इनका सोजे वतन जो है वो अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसकी सारी प्रतियां जो है वो जला दी गई थी। ये सोजे वतन है इनका, सोजे वतन कहानी संग्रह है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त शुदा कृति है मुंशी प्रेमचंद की। इस कहानी संग्रह में, और ये न होता तो प्रेमचंद का जन्म नहीं होता, ये सोजे वतन नहीं होता, इसको जला दिया था और इनके लिखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तब जो है इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया था। ये जो पहला कहानी संग्रह है, इसकी जो कहानियां हैं, पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दूसरी है शेख मखमूर, यही मेरा वतन, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो इसमें देश प्रेम के बारे में बताया गया था, इसलिए क्या है कि इसे जब्त कर लिया गया था, ठीक है ना। ये जो कफन कहानी है ये इनकी अंतिम कहानी भी मानी जाती है प्रेमचंद जी की, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1935 में ये उर्दू में प्रकाशित हुई थी जामिया पत्रिका में। किसमें? 1935 में ये जामिया पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब? 1935 में। लेकिन ये हमें याद नहीं रखना है क्योंकि ये उर्दू पत्रिका थी और इसमें उर्दू में ही प्रकाशित हुई थी। हिंदी में ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1936 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये चांद पत्रिका में। मैंने कुछ और बोल दिया है तो देख लेना, नोट कर लेना। किस पत्रिका में? चांद पत्रिका में 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कफन कहानी। प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी की प्रारंभिक पंक्ति है। प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी की प्रारंभिक पंक्ति है। तो प्रारंभिक पंक्ति क्या है? सारा गांव अंधकार में लय हो गया था, जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, विचित्र जीवन था इनका। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने, झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। तो कौन सी है पहली पंक्ति इसकी? कौन सी है बताइए? कौन सी पंक्ति है इनकी पहली?
तो पंक्ति है द। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। कफन कहानी में वर्णित रात किस ऋतु की है? कफन कहानी में वर्णित रात किस ऋतु की है? तो जाड़े की ऋतु की है। किस ऋतु की है? जाड़े की ऋतु की, जाड़े की रात है, सॉरी। मालूम होता है बचेगी नहीं, कथन किसका है? मालूम होता है बचेगी नहीं, कथन किसका है? मालूम होता है बचेगी नहीं, कथन किसका है? घिसू का। किसका कथन है ये? घिसू का कथन है। कथन काफ़ी टफ है, थोड़ा ध्यान रख लेना। वैसे कहानी अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको समस्या नहीं है। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं? उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? उपयुक्त कथन किसने किससे कहे? तो माधव ने घिसू से कहे। अब देखो, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। अब ऐसा वाक्य है, माधव की पत्नी के लिए घिसू तो नहीं कह सकता, कम से कम अपनी बहू के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकता, लेकिन पति जो है वो गुस्से में आकर ऐसे शब्द कह सकता है। इसलिए ये जो कथन है ये किसका है? माधव का है। और किससे है? घिसू से। क्योंकि जब वो अंदर तड़प रही होती है तो घिसू माधव से कहता है कि तुम अंदर जाकर देख क्यों नहीं आते, ठीक है ना। तब वह कहता है कि अगर मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती। तब वह कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारी पत्नी है। तब वह कहता है कि इतना तड़फ रही है इसलिए कह रहा हूँ, मुझे उसका तड़फना देखा नहीं जाता है। साथ में प्रेमचंद जी ये भी लिखते हैं कि वो दोनों में से कोई भी अंदर इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उन्हें डर था कि एक व्यक्ति जैसे ही अंदर जाएगा दूसरा उसके हिस्से का, आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर जाएगा, क्योंकि वो अलाव में आलू सेक सेक कर दोनों खा रहे थे। माधव आधा घंटा काम करने के बाद घंटा भर क्या करता था? माधव आधा घंटा काम करने के बाद घंटा भर क्या करता था? तो चिलम पीता था। क्या करता था? चिलम पीता था। यह पूरी कहानी आपको प्रश्नों के माध्यम से याद हो जाएगी, फिर किसी प्रकार के प्रश्न पूछेंगे तो आपको आसानी रहेगी। घिसू माधव के जीवन से संबंधित संगत कथन है। घिसू और माधव के जीवन से, विचित्र जीवन था इनका, संसार की चिंताओं से मुक्त और कर्ज से लदे हुए, उपयुक्त सभी। ये सारी विशेषताएं घिसू और माधव में थी, दोनों बाप बेटे थे। घिसू माधव को जब फाके की नौबत आ जाती थी तो क्या काम? घिसू और माधव को जब फाके की नौबत आ जाती तो क्या काम करते थे? लकड़ियां तोड़ते, मजदूरी तलाश करते, एवं ब दोनों मिट्टी उठाने का काम करते। तो दोनों क्या करते थे? लकड़ियां तोड़ते थे। दोनों क्या करते थे? अच्छा, लकड़ियां तोड़ते थे और मजदूरी तलाश करते थे। एवं ब दोनों, एवं ब दोनों। घिसू एवं माधव की संपत्ति थी। घिसू एवं माधव की संपत्ति थी। क्या थी घिसू एवं माधव की संपत्ति? कोठरी, मिट्टी के 2-4 बर्तन, एक चारपाई और बुदिया। क्या थी घिसू एवं माधव की संपत्ति, बताइए। तो कहानी में यह बताया गया है कि मिट्टी के 2-4 बर्तन ही घिसू एवं माधव की संपत्ति थे। घिसू माधव से संबंधित संगत कथन है। घिसू और माधव से संबंधित संगत कथन है, कौन सा है देख लेते हैं। फटे चिथड़े से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। फटे चिथड़े से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे, बिल्कुल सही है। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं, ये भी सही है। दीन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। बुधिया और माधव को कितने वर्ष हो गए थे? बुधिया और माधव को कितने वर्ष हो गए थे? अच्छा, बुधिया और माधव के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? 1 वर्ष।
बुधिया और माधव के विवाह को कितना वर्ष हो गया था? तो 1 ही वर्ष हुआ था। घिसू माधव भूख लगने पर क्या करते थे? घिसू और माधव जो है वो भूख लगने पर क्या करते थे? देखते हैं क्या करते थे। खेतों से मटर आलू उखाड़ लाते थे। बिल्कुल सही है, खेतों से मटर आलू उखाड़ लाते थे। खेत से 10-5 ऊख उखाड़ लाते थे। बिल्कुल सही है। ए एवं बै दोनों, ये भी सही है। दावत में जाकर जूठन खा आते थे, ये सही नहीं है। अर्थात उत्तर है स। उत्तर क्या है? स है। खेतों से मटर और आलू उखाड़ लाते थे और भून भून कर खाते रहते थे, लेकिन मजदूरी पर नहीं जाते थे। घिसू ने आकाशवृत्ति से कितने साल की उम्र काट दी थी? घिसू ने आकाशवृत्ति से कितने साल की उम्र काट दी थी? तो 60 साल की। कितने साल की? 60 साल की उम्र काट दी थी। आकाशवृत्ति क्या होता है? आकाशवृत्ति जिसकी कोई मतलब जिसमें कोई स्थायित्व न हो, ऐसी आकाशवृत्ति। मतलब ऐसा कोई काम जो कोई स्थायी न हो। बुधिया कौन सा काम शेर बराटे इंतजाम कर लेती थी? बुधिया कौन सा? बुधिया कौन थी? माधव की पत्नी थी। बुधिया कौन सा काम कर बुधिया कौन सा काम कर शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी? पिसाई करके, घास छीलकर एवं वह दोनों, फसल खोदकर। पिसाई करके और घास छीलकर। पिसाई करके और घास छीलकर शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी। बुधिया के आने के बाद घिसू माधव कैसे हो गए थे? बुधिया के आने के बाद घिसू और माधव कैसे हो गए थे? आलसी, आराम तलब, अकड़ने लगे थे, उपयुक्त सभी। बुधिया के आने के बाद घिसू माधव कैसे हो गए थे? बुधिया के आने के बाद तो उपयुक्त सभी। वो आलसी भी हो गए थे, वो आराम तलब भी हो गए थे, वो अकड़ने भी लगे थे। कोई भी मजदूरी के लिए आता तो वो बड़े ही अकड़ कर कहते थे। घिसू के अनुसार ओझा कितने रुपए मांगता है? घिसू के अनुसार ओझा कितने रुपए मांगता है? 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया? बताओ, घिसू के अनुसार ओझा कितने रुपए मांगता है? कितने रुपए मांगता है घिसू के अनुसार ओझा? घिसू के अनुसार ओझा की बात करें तो 1 रुपया मांगता है। कितना रुपया मांगता है? 1 रुपया। याद रख लेना। ओझा कुल कितने रुपए मिले थे? कुल 5 रुपए मिले थे। कितने रुपए मिले थे? 5 रुपए। 2 रुपए किसने दिए थे? 2 रुपए जमींदार ने दिए थे। किसने दिए थे? जमींदार ने दिए थे 2 रुपए, ठीक है ना। बाकी 3 रुपए अन्य बनियों वगैरह, साहूकारों वगैरह से उन्होंने लिए थे। कुल 5 रुपए लिए थे और 5 रुपए का उन्होंने क्या खरीदना था? कफन खरीदना था। लेकिन उन्होंने कफन न खरीद कर उसकी 5 रुपए की शराब पी ली थी और अन्य सामान वगैरह उसके साथ का खा लिया था। यह व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, 150 वीडियो है, 149 रुपये में। वरिष्ठ अध्यापक की भी टेस्ट सीरीज है, 149 रुपये, 150 वीडियो मिलेंगे। डॉक्टर नगेंद्र का और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, 50-50 वीडियो आपको मिलेंगे। अभी लगभग 30-30 वीडियो के लगभग या डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास तक हो चुके हैं। बाकी वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे केवल 149 रुपये में। माधव को कोठरी में जाने पर क्या भय था? माधव को, जब घिसू माधव को कहता है कि जाकर अपनी पत्नी को देखा कि वो किस हालत में है, ठीक है ना, तब उसको डर था। कौन सा डर था जिसके कारण वह कोठरी में जा नहीं रहा था? कि वह बुधिया से क्या कहेगा, बुधिया उससे लड़ाई करेगी, उसे बुधिया उलाहना देगी, घिसू आलुओं का एक बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। उसे ये डर था कि घिसू आलुओं का एक बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। इस डर से वह अंदर जाना नहीं चाहता था। मुझे वहां जाते डर लगता है,
उपयुक्त कथन किसका है? मुझे वहां जाते डर लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? बुधिया का है। बुधिया तो हो ही नहीं सकती। माधव का है, घिसू का, जमींदार का भी नहीं हो सकता। तो किसका है? मुझे वहां जाते डर लगता है, तो किसका है? माधव का है। किसका है? माधव का। घिसू के अनुसार उसकी पत्नी के देहांत के समय वह कितने दिन तक उसके पास से हिला नहीं था। जब वह माधव नहीं जाता है अपनी पत्नी के पास है, तब वह कहता है कि जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, तो जब वह बीमार हुई थी, तो मैं इतने दिनों तक उसके पास से हिला भी नहीं था। 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक। तो कितने दिन तक? 3 दिन तक। कितने दिन तक नहीं हिला था? 3 दिन तक। घिसू के कितने लड़के हुए थे? घिसू के कितने लड़के हुए थे? 7 लड़के। कितने लड़के हुए थे? 7 लड़के हुए थे। अब तो एक ही है, बाकी कहाँ चले गए, इसके बारे में कहानी में कुछ भी नहीं कहा गया है। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं घर में। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा? सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं घर में। उपयुक्त कथन किसका है? किसने किससे कहे? तो घिसू ने माधव से। किसने कहे? घिसू ने जो है वो माधव से। माधव ने घिसू से कहे, सॉरी, माधव ने घिसू से कहे थे। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा, मतलब ये फिर वो कहता है कि अगर जच्चा बच्चा हो गया तो क्या होगा? घर में कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन कहता है? माधव कहता है। तब घिसू ये कहता है सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला कर देंगे। उपयुक्त कथन किससे किससे कहे? तो उपयुक्त कथन घिसू ने माधव से कहे। उपयुक्त कथन किसका है? घिसू का माधव से है। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी। तस्कीन का मतलब तसल्ली हो जाती है कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उपयुक्त कथन किसका है? लेखक का। कि फिर भी उसे यह तस्कीन थी। किसे? घिसू को। घिसू को यह तसल्ली थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। यहाँ प्रेमचंद जी लिखते हैं कि घिसू को यह तसल्ली थी कि वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और उनकी इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी, किसानों की इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी घिसू से हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अर्थात उस समय की प्रेमचंद ने किसानों की जो व्यवस्था, किसानों की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर व्यंग्य किया गया है कि किसानों की क्या स्थिति थी। घिसू 20 साल पहले किसकी बारात में गया था? तो घिसू किसकी बारात में गया था? ठाकुर की बारात में गया था। किसकी बारात में? ठाकुर की बारात में गया था। कितने साल पहले? 20 साल पहले। ठाकुर की बारात में घिसू ने क्या क्या किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी बातें याद हो जाएगी, सारी कहानी याद हो जाएगी। ठाकुर की बारात में घिसू ने क्या क्या खाया? पुरियां और 3 तरह के सूखे साग और दही। बिल्कुल सही है, पुरियां खाई, 3 तरह के सूखे साग खाया और दही खाई। ठीक है। फिर चटनी, मिठाई, पुरियां, रायता, पान, इलायची, वाह जी वाह, सब कुछ खाया। फिर रायता, एक रसदार तरकारी और चटनी, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी ये सारा माल जो है ठाकुर की बारात में घिसू ने चट कर दिया था। घिसू जब पुड़िया खाने लगा, मतलब तो माधव कहता है, वो बात करता है तो माधव कहता है कि तुमने तो मतलब, हाँ, वो कहता है कि मैं होता तो 50 खा जाता। ठीक है ना। माधव कहता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं 50 पूड़ियाँ खा जाता।
तो घिसू कहता है कि मैंने भी 50 से कम नहीं खाई थी, मैं तब बहुत हट्टा कट्टा जवान था, तू तो मेरा आधा भी नहीं था। ऐसा कथन वहां आता है। वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिलता। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? घिसू ने माधव से। घिसू ने माधव से। निम्न में से किसने भोज के पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई भोज नहीं खिलाता? अब मन ही मन मजा कौन लेगा? मन ही मन लेगा माधव। माधव और घिसू अलगा अलाव के सामने धोतियां ओढ़कर सोते हुए कैसे लग रहे थे? माधव और घिसू अलाव के सामने धोतियां ओढ़कर सोते हुए कैसे लग रहे थे? जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो। इनके बारे में 2-3 इस प्रकार की लोकोक्तियां आई थी कि जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो, कंबल पर रंग नहीं चढ़ता, क्योंकि जैसे इनके ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं होता था। उसके अलावा कौन कौन से थे? आगे आ जाएगा शायद, मैंने अलग कर रखा है, दिमाग से निकल गया। सवेरे माधव ने कोठरी में क्या देखा? बुधिया के मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। रात को वो बाहर बैठे ही थे, बुधिया के मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। बुधिया की पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। बुधिया की सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। घिसू माधव के घर में पैसा किस तरह गायब था? हाँ, ये वाला आ गया, जैसे चील के घोंसले में मांस। उत्तर है जैसे चील के घोंसले में मांस। घिसू के घर से रुपया पैसा कैसे गायब था? जैसे चील के घोंसले में मांस। घिसू एवं माधव जमींदार के हाथों किस कारण पिट चुके थे? चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए, कोई नहीं, एवं व दोनों। तो एवं व दोनों, ये जमींदार से दोनों बहुत बार पिट चुके थे। किस कारण? चोरी करने के लिए और वादे पर काम पर न आने के कारण दोनों जमींदार से पिट चुके थे। इसी जमींदार से उन्होंने 2 रुपये भी लिए थे। जमींदार के अनुसार घिसू पर दया करना किसके समान था? काले कंबल पर रंग चढ़ाने के समान। घिसू जमींदार के अनुसार घिसू पर दया करना किसके समान था? काले कंबल पर रंग चढ़ाने के समान। घिसू किसके नाम पर ढिंडोरा पीटना जानता था? जमींदार के नाम पर। कफन कहानी में किसके मुंह से सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला? बुधिया मर गई तो किसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला? जमींदार के मुंह से। दोनों रोते हुए जमींदार के पास गए कि माई बाप, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा, एक बुधिया थी वो भी मर गई। तो उसने बिल्कुल भी सांत्वना का एक शब्द नहीं कहा, केवल 2 रुपये अनमने मन से निकाल कर 2 रुपये दे दिए और कोई बात नहीं कही। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी से है? तो पता ही है, वैसे नॉर्मल पूछा आज तो पता चलेगा, वैसे नहीं पता चलता। कफन कहानी से। किस कहानी से है? कफन कहानी से है। बेकसी, उसकी मजबूरी, दीनता दी। 1 घंटे में घिसू के पास कितने रुपए जमा हो गए? 1 घंटे में घिसू के पास कितने रुपए जमा हो गए? 1 मिनट। ये अपनी 7200 पुस्तक है। अंतिम समय में ये बहुत अधिक काम आने वाली है, क्योंकि इसमें सारांश है। स्पीड से आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें प्रश्नोत्तर है, प्रश्न सभी व्याख्या सहित दिए गए हैं। स्पीड से आप इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। और प्रश्नोत्तर कम नहीं है, एक एक बिंदु, मतलब कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसके प्रश्न न हो। चाहे वो संधि है, चाहे वो समास है, चाहे वो काव्य है, चाहे वो काव्य शास्त्र है, चाहे वो गद्य विधाएँ हैं, चाहे वो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल है, चाहे वो रचनाएं हैं, चाहे वो बालकांड है, चाहे वो कबीर ग्रंथावली है। सभी बिंदुओं से, प्रत्येक बिंदु, छोटे से छोटे बिंदु से का भी सारांश दिया गया है और प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं। वहाँ जाएं, किताब को देखें और देखने के बाद फिर खरीदें। धक्का नहीं है, धक्का नहीं है, बिल्कुल धक्का नहीं चलेगा। 1 घंटे में घिसू के पास कितने रुपए जमा हो गए? 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए जमा हो गए भैया। ऐसे होते हैं 5 रुपए जमा
1 घंटे में 5 रुपये जमा हो गए थे, जिसमें से 2 रुपये बार बार बता रहा हूँ जमींदार ने दिए थे। दोपहर को घिसू और माधव बाजार से क्या लेने गए थे? तो वो कफन लेने गए थे। क्या लेने गए थे? कफन। मधुशाला में घिसू और माधव ने क्या मंगवाया? देख लो जी, क्या मंगवाया? कफन के पैसों से क्या खाया इन्होंने? शराब की 1 बोतल खरीदी, तली हुई मछलियां मंगवाई, चिखोना मंगवाया, उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी। ये सारी चीजें मंगवाई उन्होंने। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। बड़ी अच्छी थी बिचारी, मरी तो खूब खिला खिलाकर। उपयुक्त कथन किसका है? बड़ी अच्छी थी बिचारी, बताइए। बड़ी अच्छी थी बिचारी, मरी तो खूब खिला खिलाकर। बड़ी अच्छी थी बिचारी, मरी तो खूब खिला खिलाकर। किसका कथन है ये? किसका कथन है बताइए? घिसू का, माधव का, जमींदार का। पड़ोसी का तो हो ही नहीं सकता, पड़ोसी का जिक्र ही नहीं है। जमींदार का नहीं हो सकता। इन दोनों में से यह सारे कथन तो किसका है? माधव का। किसका कथन है? माधव का। मधुशाला में घिसू ने कितनी पुरियां मंगवाई थी? मधुशाला में घिसू ने 1 सेर पुरियां मंगवाई थी। कितनी पुरियां मंगवाई थी? 1 सेर। घिसू ने शराब खाने के सामने की दुकान से क्या क्या मंगवाया था? घिसू ने शराब खाने के सामने की दुकान से क्या क्या मंगवाया था? चटनी, अचार, कलेजियां, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। घिसू ने शराब खाने के सामने से क्या क्या मंगवाया था? कितनी पुरियां बताई मैंने? 1 सेर बताई थी क्या? तो 2 सेर है। मधुशाला में घिसू ने कितनी पुरियां मंगवाई थी? 2 सेर पुरियां। शराब खाने और दुकान में माधव और घिसू के कितने रुपए खर्च हो गए थे? इसमें वैसे तो सारे खर्च हो जाते हैं, लेकिन इसमें 1.5 रुपये का जिक्र है शायद। कितने रुपए का जिक्र है? 1.5 रुपये का जिक्र है। कितने रुपए का जिक्र है इसमें? शायद 1.5 रुपये का जिक्र है। 1.5 रुपया। कितना? 1.5 रुपये का इसमें जिक्र है। ये अपनी किताब है, ये वैसे पुरानी हो चुकी है, नया जो है वो अलग है थोड़ी सी। माधव एवं घिसू किस शान से बैठकर पुरियां खा रहे थे? जैसे कोई रईस खा रहे हो, जैसे कोई राजा खा रहा हो, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो, इस तरह से दोनों बैठकर खा रहे थे। ठीक है ना? 3-4 एक प्रकार की लोकोक्ति टाइप कथन आए हैं। जैसे 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 जंगल में कोई शेर मौज उड़ा रहा हो, जैसे जंगल में कोई शेर मौज उड़ा रहा हो, और 2 अजगर जैसे गुंडलियां मारकर पड़े हों, जैसे चील के घोंसले से मांस गायब हो जाता है, जैसे कंबल पर रंग नहीं चढ़ता। ये सारी बातें हैं। निम्न में से किसे न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र थी? तो माधव और घिसू दोनों को। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे स्वर्ग न होगा? घिसू ने उपयुक्त कथन किस भाव से कहे? हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे स्वर्ग नसीब न होगा? घिसू ने उपयुक्त कथन किस भाव से कहे? घिसू ने उपयुक्त कथन जो है वो किस भाव से कहे? दार्शनिक भाव से। याद रख लेना, किस भाव से? दार्शनिक भाव से कहे। मधुशाला में रात में रौनक बढ़ जाती थी। मधुशाला में रात में रौनक बढ़ जाती थी। कोई गाता था तो कोई डींग मारता था, बिल्कुल सही है। कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता था, बिल्कुल सही है। कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है ना? कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगा देता था, उपयुक्त सभी। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला था। उपयुक्त कथन में हम दोनों कौन है? हम दोनों घिसू और माधव है। कौन है? घिसू और माधव।
मधुशाला के वातावरण से संबंधित संगत कथन है। मधुशाला के वातावरण से, वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था, बिल्कुल सही है। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे, बिल्कुल सही है। जीवन की बाधाएं खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, उपयुक्त सभी। कफन कहानी में भाग्य के बलि किसे कहा गया है? कफन कहानी में भाग्य के बलि किसे कहा गया है? भाग्य के बलि घिसू और माधव को कहा गया है। किसको? घिसू और माधव को कहा गया है, क्योंकि उन्हें 5 रुपये मिल गए थे और वो मजे से मौज उड़ा रहे थे। ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई पर तेरा आशीर्वाद, ठीक है ना, उसे जरूर पहुंचेगा। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन है घिसू का। किसका है? घिसू का। और किसके लिए था ये भिखारी के लिए था, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी को देने का आनंद प्राप्त किया था, गर्व महसूस किया था कि उन्होंने जीवन में पहली बार किसी को कुछ दिया था। उनके पास पुरियां बच गई थी, वो पुरियां बच गई, उन्होंने वो पुरियां भिखारी को दी और उन्हें बड़ा गर्व महसूस हुआ, क्योंकि जीवन में पहली बार ये गर्व जो है उन्हें मिला था। आज से पहले उन्होंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं था, लिया ही लिया था। और तब क्या है कि घिसू कहता है ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर लगेगा। माधव वे फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा। माधव ने, किसने? माधव ने। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह बैकुंठ की रानी बनेगी। उपयुक्त कथन किस कहानी से उधरता है? तो कफन से। किसके बारे में माधव ने कहा था? बुधिया के बारे में। बुधिया मर गई थी कि वह बैकुंठ में जाएगी क्या, अर्थात स्वर्ग में। अब क्या है? वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे? वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? घिसू का है। और आपको बता दूं, कहानी का सार पूरा यही है। इस बात को कहने के लिए ही प्रेमचंद ने ये पूरी कहानी कही थी, सिर्फ इस बात को कहने के लिए। वो इसलिए नहीं कहना चाह रहे थे कि वो कोई घिसू और माधव की दो आलसियों की कहानी सुनाना चाह रहे थे, ऐसा कहानी सुनाने वाले प्रेमचंद जी नहीं थे। लेकिन इस कहानी के माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ यही संदेश देना चाहते थे कि वह न बैकुंठ जाएगी जो किसी का बुरा नहीं करता, ठीक है ना, जो किसी को सताता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अगर बैकुंठ में नहीं जाएगा तो वो जाएगा क्या? जो मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। वो कहते थे, प्रेमचंद जी इसके माध्यम से कहना चाहता है कि ढोंग से पाखंड से कुछ नहीं होने वाला। माधव और घिसू दोनों खड़े होकर क्या गाने लगे? माया महा ठगनी क्यों नैना जमकावे, ठगनी, ठगनी क्यों नैना जमकावे, ठगनी क्यों नैना जमकावे। क्या गाने लगे थे? ठगनी क्यों नैना जमकावे। कफन कहानी के अनुसार नशे की खासियत क्या है? नशे की खासियत क्या है? अस्थिरता। नशे की क्या खासियत है? नशे की खासियत है अस्थिरता। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। पूरी कहानियाँ इसमें करवा दी चुकी हैं, आगे गद्य भाग भी और काव्य शास्त्र भी करवाया जाएगा। आप चाहते हैं कि काव्य शास्त्र के भी बड़ी संख्या में बहुत से प्रश्न तैयार हैं, नाटक विधा के कम से कम 200-300 प्रश्न तैयार है और राम काव्य के भी प्रश्न मैंने तैयार कर लिया है, सार संग्रह बहुत ही बड़ा। और उसके अलावा अरस्तु भी मैंने तैयार कर रखा है, अभी लोंजाइनस व्याख्या सहित और अरस्तु के प्रश्नोत्तर तैयार है, आपको करवा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।